Hello students, in this video we will discuss about the chemical properties of amines। इसमें हम chemical properties के बारे में पढ़ेंगे। तो chemically amines यदि देखें हम, these are generally reactive class of organic compound। तो amines जो होते हैं these are reactive compounds। Why they are reactive? Due to the difference in electronegativity of nitrogen and hydrogen। नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन इससे लगे रहते हैं, इसके डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। ये जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज होता है, मीन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इस कारण से ये पोलर नेचर के हो जाते हैं और रिएक्टिव हो जाते हैं। वहीं पर नाइट्रोजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मीन्स यदि NH2 को हम अलग कर दें तो NH2 पर एक क्या आ जाए, NH3 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, NH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, और इसके अलावा इन पर एक लोन पेयर भी पाया जाता है। तो लोन पेयर के कारण ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट कर पाते हैं, मीन्स दे बिहेव एज लुईस बेस। तो ये लुईस बेसिक नेचर के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और रिएक्टिव कंपाउंड्स भी हैं। हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी है उनमें डिफरेंट रिएक्टिविटी पाई जाती है ड्यू टू द बल्की ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। इस तरह से वहाँ पर बल्की ग्रुप के अलग अलग, और उसमें एक प्राइमरी में सिर्फ 2 हाइड्रोजन होते हैं, जबकि सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन होता नाइट्रोजन के साथ, टर्सरी में एक भी नहीं है। तो इस कारण से रिएक्टिविटी में कुछ ना कुछ वहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर और बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। चूँकि नाइट्रोजन, जैसे हम कोई भी एमाइन लेते हैं, यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं, इस कारण से बेसिक नेचर के होते हैं। और ये एमाइंस जो हैं दे आर मोर बेसिक देन वाटर। वाटर से तो ज़्यादा मतलब ये बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर होने के कारण इजली प्रोटोनेटेड हो जाएंगे बाय वाटर। मीन्स यदि हम इनको वाटर के साथ यदि रिएक्शन करते हैं NH2 + H2O, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इस पर NH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस तरह से, या इनको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं RNH3 पॉजिटिव + OH नेगेटिव। तो ये एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से इनका कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मीन्स हाइड्रोक्साइड नेचर का फॉर्मेशन कर लेंगे कंपाउंड्स। तो दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू NH3। जैसे कि NH3 पर होता है, लोन पेयर भी होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो NH4OH, या ऐसे भी लिख सकते हैं NH4 ± करके भी, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए 4 तक पहुँच गए, लेकिन एक साथ में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो 4 पहुँच गया है, बट नाइट्रोजन बॉन्डिंग जनरली वह 3 ही बनती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो प्राइमरी है। इसी तरह से यदि हम सेकेंडरी एमाइंस लेते हैं तो ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म R2 NH2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, R2 इस तरह से। सेम तरह से टर्सरी भी है, R3N + H2, ये भी प्रोटोनेटेड हो जाएगा, R3NH पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इस तरह से हम इनके बेसिक कैरेक्टर को देख सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो एमाइंस है इट इज़ बेसिक इन नेचर। इसका एक्वस सॉल्यूशन हमेशा किस नेचर का होगा, बेसिक कैरेक्टर का होगा। और इसके लिए हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे इस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम यदि कांस्टेंट निकालते हैं तो RNH3OH कंसंट्रेशन हो जाएगा, या फिर RNH3 पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल इस तरह से भी ले सकते हैं, अलग अलग OH नेगेटिव अपॉन RNH2 कंसंट्रेशन और H2O। चूँकि K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसको लेंगे, तो क्योंकि वाटर हमने यहाँ पर किस में लेते हैं, जनरली एक्सिस में, इसलिए उसके कंसंट्रेशन को ये मान के चलते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम KB, क्योंकि बेसिक नेचर का है, तो ये RNH3 पॉजिटिव
OH नेगेटिव अपॉन RnH2 इस तरह से। तो ये प्राइमरी के लिए है, इसी तरह से सेकेंडरी टर्सरी किसी के लिए भी फाइंड किया जा सकता है। एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रोंगर इज द बेस। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रोंगर इज द बेस। बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा जैसे जैसे Kb। और यदि इसकी वैल्यू फाइंड करना है Kb का, तब फिर हमें इसके लिए लॉग लेना पड़ेगा। Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Kb। नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो यहाँ से आप Pkb, और Pkb लेकिन उल्टा होता है यहाँ पर, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb स्ट्रोंगर इज द बेस। नेक्स्ट है इसी में आगे कंपैरिजन हमें करना है बेसिक कैरेक्टर और बेसिक स्ट्रेंथ का एलिफैटिक एमाइंस और अमोनिया। चूँकि जो बेसिक स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स ऑन द ईज़ ऑफ एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन। एमाइंस मतलब कितने जल्दी से किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटाइन बनता है जैसे अमोनियम आयन, तो वो कैटाइन कितना ज़्यादा स्टेबल है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वह बेसिक नेचर का होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, चूँकि एमाइंस हैं लुईस बेसिक नेचर के होते हैं, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, दोज एमाइंस आर मोर बेसिक। वो ज़्यादा से ज़्यादा एमाइंस बेसिक नेचर के होंगे। तो अभी हमारे पास हम कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफैटिक एमाइंस और अमोनिया। एलिफैटिक एमाइंस मीन्स RnH2 है यहाँ पर, और NH3 में तो इस तरह से है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ही है, ये अमोनिया है और ये एलिफैटिक एमाइंस है। तो यहाँ पर यदि आप इसको कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम पर एल्काइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लेस अवेलेबल होंगे, किसके लिए, लेस अवेलेबल टू डोनेट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल टू डोनेट। इस कारण से यदि आप अब जो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एलिफैटिक एमाइन। तो जनरली जो एलिफैटिक एमाइंस हैं ये क्या होंगे, मोर बेसिक नेचर के होंगे, मोर बेसिक देन अमोनिया। तो अमोनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, और उसका कारण है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब देखिए जैसे इसमें यह है कि आगे यदि हम इसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप की संख्या और बढ़ाते जाते हैं, जैसे ये प्राइमरी है, सेकेंडरी लेंगे, टर्सरी लेंगे, तो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, वह बेसिक नेचर का होता जाएगा। लेकिन वो बेसिक नेचर हम देखिए आगे कंपैरिजन करते हैं उसका, प्राइमरी ज़्यादा बेसिक है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस। ये टॉपिक बहुत ही और काफ़ी मतलब जो है इम्पॉर्टेंट है, समझने लायक है। सबसे पहले हम आते हैं इन गैस फेज। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस इन गैस फेज। चूँकि गैस फेज में जैसे RNH और ये H, ये है हमारा प्राइमरी एमाइन। सेकेंडरी में RNH और R। यहाँ पर गैस में क्या है कि कोई अलग दूसरा इफेक्ट और एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, सिर्फ ओनली वन फैक्टर है, इंडक्टिव इफेक्ट, और वो भी कौन सा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसके कारण जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। ये टर्सरी है, तो यहाँ पर टर्सरी में 3 एल्काइल ग्रुप हो गए, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मीन्स यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, और प्राइमरी में सबसे कम होगी।
तो इन गैस फेज ड्यू एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट एमाइंस इंक्रीजेस, उन एमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड करेक्ट ऑर्डर इज टर्सरी सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम है प्राइमरी। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है गैस फेज के लिए है, ना कि एक्वस सॉल्यूशन के लिए और एक्वस फेज के लिए। अब यदि हम एक्वस फेज में यदि इसको कंपेयर करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में है, एक्वस सॉल्यूशन में भी हमें अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलता है। एक मिथाइल एमाइंस के लिए देखें और एक एथाइल एमाइंस के लिए, तो दोनों में ही आपको अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलेंगे। अब जैसे यदि आप मिथाइल एमाइन देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का मिलता है सेकेंडरी, उससे कम रहता है प्राइमरी और सबसे कम रहता है टर्सरी। जबकि अभी हमने गैस फेज में जस्ट पढ़ा हुआ है कि टर्सरी सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में देखिए सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर हो गया सेकेंडरी और ये टर्सरी सबसे कम। वहीं यदि आप एथाइल एमाइंस को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये सेकेंडरी होता है, उससे कम है टर्सरी और सबसे कम है प्राइमरी। तो ये अलग अलग तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मीन्स सेकेंडरी जैसे मिथाइल एमाइन है CH3 होल ट्वाइस NH, फिर ये हो जाएगा CH3 NH2 और टर्सरी है CH3 होल थ्राइस N, इस तरह से हैं। और एथाइल एमाइंस के लिए जैसे CH3 CH2 होल ट्वाइस NH, टर्सरी है CH3 CH2 होल थ्राइस N और प्राइमरी मीन्स CH3 CH2 NH2। इस ऑर्डर में हमें बेसिक स्ट्रेंथ इनका देखने को मिलता है। अब ये मतलब इस तरह से क्यों देखने को मिलता है, तो दिस एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इसका कारण है ड्यू टू, एक फर्स्ट इसका रीज़न है स्टेरिक फैक्टर, और भी अभी दूसरे कारण मिलेंगे देखने को, स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक फैक्टर। तो साइज़ ऑफ आप जानते हैं कि जैसे जो एल्काइल ग्रुप है इसकी साइज़ हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बड़ी होती है, और यदि मान लीजिए कि बड़ी होगी तो क्या होगा, इट हिंडर्स द अटैक ऑफ एसिड ऑन द एमाइंस। एमाइंस चूँकि बेसिक नेचर के हैं तो यहाँ पर एसिड अटैक करेगा या मान लीजिए प्रोटॉन अटैक करेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के यदि आप मुताबिक देखते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर का होगा 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। वाई? ड्यू टू द इंक्रीज इन एल्काइल ग्रुप और इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप की संख्या चूँकि बढ़ रही है इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ता जाएगा, और इस कारण से इसके हमने क्या पता किया कि सबसे लिस्ट बेसिक नेचर का हुआ इसके मुताबिक स्टेरिक फैक्टर के मुताबिक टर्सरी। लेकिन इसके साथ साथ वहीं दूसरा फैक्टर भी वर्क करता है, सॉल्वेशन इफ़ेक्ट, क्योंकि हम चूँकि इसको वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो वाटर के साथ भी इंटरेक्शन होता है, और वाटर के साथ यदि इंटरेक्ट कर रहा है तो दैट इंटरेक्शन इज नॉन एज सॉल्वेशन इफेक्ट। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या है। तो सेकंड इसका फैक्टर है सॉल्वेशन ऑफ आयन। इसके अकॉर्डिंग किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा, तो चूँकि जब हम एमाइंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं देयर आयंस मीन्स इससे जो प्रोटोनेटेड आयन बना लिया है अमोनियम आयन, ये दे इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इनका इंटरेक्शन होगा, और जो भी मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होगा मीन्स जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ वह इंटरेक्शन करेगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे उनके द्वारा। तो जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उनका स्टेबलाइजेशन भी उतना अधिक होगा, और स्टेबलाइजेशन अधिक होने का मीनिंग है कि दे शुड हैव ग्रेटर बेसिक स्ट्रेंथ, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन साथ में दूसरा फैक्टर भी वर्क करता है एक साथ, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेशन ऑफ आयंस देख रहे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन ये RNH3 है, मतलब प्राइमरी है ये वाला प्राइमरी, ये 2 डिग्री था, ये टर्सरी था। तो अभी इसको 1 बाई 1 देखिए, जैसे यहाँ से भी हाइड्रोजन होगा, ये H पॉजिटिव चार्ज के साथ है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन होगा यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर
OH2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर पाएगा, ये भी बॉन्डिंग कर पाएगा और ये भी बॉन्डिंग कर पाएगा। ये इस तरह से हम नीचे भी इसको बना सकते हैं यहाँ पर। तो एक अमोनियम आयन, प्राइमरी अमोनियम आयन कितने के साथ इंटरेक्ट कर रहा है? ये 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वहीं आप सेकेंडरी यदि ले रहे हैं, R ये H और ये H, 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर पा रहा है। ये प्राइमरी था, इसने 3 के साथ। वहीं टर्सरी देखिए R3NH आयन बनाया हुआ है, RN R ये H, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही क्या कर पा रहा है? इंटरेक्शन इसका हो पा रहा है। तो ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल है इंटरेक्शन के लिए, तो सबसे कम इंटरेक्शन हुआ टर्सरी में। अब इसके मुताबिक ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड आयन कौन सा हुआ? ये वाला प्राइमरी अमोनियम आयंस। सेकेंडरी कम स्टेबल है, टर्सरी और भी कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा वो सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा इसमें रिलीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है स्टेबलाइजेशन उतना ही अधिक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। इसका मतलब है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ ही सबसे ज़्यादा होगा किसका? प्राइमरी का। तो अभी देखिए सॉल्वेशन इफ़ेक्ट के मुताबिक प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्सरी, जबकि तो स्टेरिक फैक्टर भी उसी तरह से है, और सॉल्वेशन ऑफ आयन ये बताता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। लेकिन इसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट इसमें भी वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ गैसियस फेज में, इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि परमानेंट इफेक्ट है, और परमानेंट इफेक्ट होने के कारण वो एक्वस फेज में भी वर्क करेगा और गैसियस फेज में भी वर्क करेगा। लेकिन वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण आपने क्या देखा था? टर्सरी सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी और सबसे लीस्ट है प्राइमरी। लेकिन ये दोनों फैक्टर यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन ऑफ आयंस क्या बताता है कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा बेसिक है, सेकेंडरी कम है और टर्सरी उससे कम है। तो यदि आप दोनों को कंपेयर करें, एक तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा ये किसकी वजह से? हमने ये स्टेरिक फैक्टर और सॉल्वेशन ऑफ आयंस की वजह से। तो दोनों अपोजिट हैं, लेकिन दोनों में ही ये देखा जाए तो 2 डिग्री तो बीच में ही रहता है। तो ओवरऑल यदि हम देखेंगे तो सेकेंडरी क्योंकि दोनों साइड से मिडिल में है, और मिडिल में होने के कारण उसका टोटल सम बेसिक स्ट्रेंथ का ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों के हम कंबाइंड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इन एमाइंस इज सेकेंडरी, उससे कम होता है टर्सरी, और सबसे कम है प्राइमरी इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली, नॉट इन गैसियस फेज, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ही वर्क करता रहेगा। तो सेकेंडरी एमाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। हाँ, और ये जो ग्रुप स्टेरिक फैक्टर के कारण भी कभी कभी, जैसे अभी हमने पहले शुरू में देखा था, मिथाइल और इथाइल के केस में ये चेंज हो जाता है। वो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण भी चेंज हो जाता है कि कभी प्राइमरी ज़्यादा बेसिक है, कभी टर्सरी, लेकिन सेकेंडरी दोनों ही, चाहे वो मिथाइल लें आप इथाइल लें, सेकेंडरी हमेशा ज़्यादा बेसिक नेचर का रहता है। तो ये इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बेसिक कैरेक्टर में कोई सिंगल फैक्टर के द्वारा इसके बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो कई बार इसमें एक्वस सॉल्यूशन में आपको करेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, और इन सबसे लिस्ट और बेसिक का क्या होता है? ये अमोनिया। अमोनिया सबसे कम बेसिक नेचर का पाया जाता है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं ये बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर इंक्रीज़ होता जाता है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा इस फिनोमेना को, ये एक्वस सॉल्यूशन में। कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफैटिक एमाइंस। एरोमेटिक और एलिफैटिक एमाइंस में कौन होगा? तो निश्चित है कि एरोमेटिक एमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक एंड अमोनिया, और उसका कारण क्या है? रेजोनेंस। जो एनिलीन है या फिर मान लीजिए इस तरह के जो कंपाउंड हैं जिन साइड सब्स्टिट्यूएंट के साथ भी हो सकते हैं एरोमेटिक, एनिलीन है NH2, यहाँ पर लोन पेयर पाया जाता है, और एलिफैटिक हैं RNH2, यहाँ पर भी इसमें लोन पेयर पाया जाता है। लेकिन एरोमेटिक एमाइंस में रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? डीलोकलाइज हो जाते हैं।
जिससे क्या होगा, इस डीलोकलाइजेशन के कारण नाइट्रोजन और यहाँ पर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और चूंकि अभी नेगेटिव चार्ज था, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी तो मीन्स नेगेटिवली, लेकिन रेजोनेंस के कारण इस पर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर और भी मतलब स्टेबलाइज होता जाएगा। यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में स्टेबलाइजेशन इसका हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाले जो एनिलीन है इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। ये यहाँ पर इस तरह से, और हम रेजोनेंस में जानते हैं कि जैसे जिसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, कैरेक्टर्स हमें उसके प्रॉपर्टीज़ वही देखने को वहाँ पर मिलती है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ एक ही जगह है, बाकी जगह पर 3 स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स अभी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लायक नहीं रहा, जबकि उल्टा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्टर बन गया है। तो इस कारण से इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो गया, काफ़ी कम हो जाता है। तो जो जबकि एल्काइल जो एलिफैटिक एमीन्स है यहाँ पर क्या है, तो ये यहाँ पर तो रेजोनेंस के कारण घट गया है, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एलिफैटिक एमाइंस में और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता है, और डबल बॉन्ड भी आ गया, तो यहाँ से इस NH2 ग्रुप को हटाना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि सोचें, NH2 ग्रुप को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पर आ जाए तो वो भी डिफ़िकल्ट होगा। तो इस कारण से, और रिलेटिव जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड्स की, उसमें देखेंगे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉजिटिव वाले हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस में ज़्यादा मिलेगा, और इस कारण से ये लेस बेसिक नेचर के पाए जाते हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, वैसे भी एनिलीनियम आयन ज़्यादा स्टेबलाइजेशन हो सकता है। वैसे जैसे एनिलीनियम यदि मान लीजिए ये बना भी ले, ये जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन यदि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया इसने प्रोटॉन को, तो एनिलीनियम आयन, लेकिन इसके तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मींस इसमें हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है वो कम ही पाई जाती है। बस बॉन्डिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो 2 स्ट्रक्चर हैं इनका कंट्रीब्यूशन, जबकि यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर हो गए, तो ये ज़्यादा मतलब स्टेबलाइज हो गया। इस कारण से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है कम पाई जाती है इन कंपैरिजन टू एलिफैटिक एमीन्स। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दे इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर NH2 है, ये लोन पेयर है, और कहीं पर यदि कोई EDZ ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो मेटा पैरा जो भी पोजीशन पर है, वो जनरली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहाँ पर इंक्रीज कर देगा, और क्योंकि उसको डोनेट कर रहा है तो इधर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर टू डोनेशन के लिए। जबकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, यहाँ पर NH2 पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यदि विड्रॉइंग ग्रुप यदि लग गए तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते। वैसे भी रिंग में क्या है, रेजोनेंस के कारण वैसे भी कम हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर से इन्होंने भी विड्रॉ कर लिया तो फर्दर और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे उसका बेसिक कैरेक्टर और भी कम होता चला जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे और है, यदि आपने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने एक जगह पर यदि पैरा पोजीशन पर जोड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन वाले से। NH2 यदि ये CH3 मेटा पर है तो ये लेस बेसिक होगा, और वहीं पर यदि आपने इसको ऑर्थो पर यदि जोड़ा हुआ है तो वो और भी बेसिक नेचर का कम हो जाएगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी घट जाती है।
तो यदि आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ रहे हैं तो जनरली ये, और हाँ इससे ज़्यादा तो एनिलीन भी हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर यदि आपने एक एनिलीन लिया हुआ है सिर्फ, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, तब भी ये ज़्यादा बेसिक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, यदि ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं तो दोनों ही केस में वह बेसिक कैरेक्टर को वहाँ पर क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाएं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्दर उसमें और भी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज ही होती है, जबकि यहाँ पर बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। मीन्स इसको हम ऑर्थो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। वहीं यदि आप जैसे इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पर ही देखने को मिलेगा। जैसे ये था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 ग्रुप है, तो ये सबसे मतलब जो है क्या होगा यहाँ पर, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसका ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, जबकि मतलब दोनों ही केस में नाइट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये लेकिन ज़्यादा ही घटा देता है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर आने पर, जबकि मेटा और पैरा वाले जो है इससे ज़्यादा कहीं बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि ऑर्थो पोजीशन पर है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी इंक्रीज़ नहीं कर पाता है, बेसिक कैरेक्टर ऑर्थो पोजीशन से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरिल एमाइंस। तो जो एलिफैटिक होते हैं ये सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर के होंगे, इसके बाद फिर होंगे RNH2 एरिल एमाइंस, और सबसे लीस्ट बेसिक नेचर का होगा एनिलीन। मीन्स एरोमेटिक जो एमाइंस हैं वो सबसे कम बेसिक नेचर के होंगे, जबकि उससे ज़्यादा होगा कौन सा, ये बेंजाइल एमाइंस है। जैसे इस तरह से हो CH3 CH2 NH2, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ज़्यादा ही बेसिक नेचर का हो जाएगा। और इसके बाद ये आ जाएगा CH2 NH2, चूँकि यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों ही वर्क करते हैं, तो इस कंपैरिजन के कारण ये ज़्यादा होगा। और NH2 पर पूरी तरह से रेजोनेंस हावी रहता है, इसलिए ये इसका भी कम हो जाएगा। और इन सबसे तो इस हमको ऑर्डर में रखना पड़ेगा। मीन्स जो बेंजाइल एमाइन है वो लेस बेसिक होगा एलिफैटिक एमाइन से, जबकि मोर बेसिक होगा एरोमेटिक एमाइन से। नेक्स्ट है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद एसिड्स। क्योंकि कोई भी एसिड यदि बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से अमोनिया जो बेसिक नेचर एमाइंस जो बेसिक नेचर के हैं वो यदि किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये डायरेक्ट एग्जांपल से CH3 CH2 NH2 रिएक्ट विद HCl के साथ, तो एक प्रोटॉन इसको डोनेट कर देगा और ये बना लेगा CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह के सॉल्ट, यदि यहाँ पर हमने सेकेंडरी लिया तो सेकेंडरी भी मतलब यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे ये CH3 होल ट्वाइस NH डाई मिथाइल एमाइन है, रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म, ये हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस NH2 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। मीन्स ये डाई मिथाइल एमाइन अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट भी लिख सकते हैं। तो डाई मिथाइल अमोनियम बाई सल्फेट। और यदि हमने मान लीजिए यहाँ पर इसको 2 मॉलिक्यूल्स के साथ यदि रिएक्शन करा दें तब ये दूसरा इस तरह से भी बना सकता है कि दोनों हाइड्रोजन इसके डोनेट हो जाए। तो ये CH3 होल ट्वाइस NH2 पॉजिटिव टू SO4 डाई नेगेटिव आ जाएगा। दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक एक दोनों मॉलिक्यूल पर आ जाएगा और इससे ये हो जाएगा डाई
मिथाइल अमोनियम सल्फेट, डाई मिथाइल अमोनियम ये सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसी तरह से एरोमेटिक भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे NH2 है, इसको यदि आप HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एनिलीनियम क्लोराइड, ये यहाँ पर एनिलीन से एनिलीनियम बन जाएगा, एनिलीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं इसके साथ। आप एरोमेटिक लें, एलिफेटिक, सभी एसिड के साथ रिएक्शन करके उनके करस्पॉन्डिंग साल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद द ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो जो एल्काइल एमाइंस हैं दे रिएक्ट विद मेटल आयंस और ट्रांजिशन मेटल आयंस टू फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जैसे अमोनिया, सिमिलर टू अमोनिया, अमोनिया भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है, एमाइंस भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे AgCl है, रिएक्ट विथ CH3NH2, हम इसको मिथाइल एमाइन के साथ या एथाइल एमाइन के साथ किसी के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तब ये बन जाएगा AgCH3NH2 1 पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव। इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरह से यदि हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, CH3NH2 ये होल ट्वाइस कॉपर सल्फेट। इसके साथ भी यदि हम रिएक्शन करते हैं जैसे CH3NH2, 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे, Cu CH3NH2 डाई पॉजिटिव सल्फेट डाई नेगेटिव। तो ये जनरली किस कलर का बनता है, ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। टेट्रा ये मिथाइल जो एमाइन है और कॉपर कंपाउंड है इसके साथ में, तो ये डीप ब्लू और ये दोनों के दोनों वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स भी हैं। और इसी तरह से तो और भी दूसरे ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ उनके साल्ट के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड और एल्काइलेशन। चूँकि इस रिएक्शन को हम एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइमरी एमाइंस को यदि हमने रिएक्शन कराया एल्काइल हैलाइड के साथ तो ये सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये है RnH2, हमने इसको रिएक्शन किया एल्काइल हैलाइड के साथ RX, तो ये यहाँ से एक HX को रिलीज कर देगा और ये बना लेगा R2NH। तो देखिए यहाँ था प्राइमरी और यहाँ पर क्या हो गया सेकेंडरी, लेकिन ये फर्दर अभी रिएक्शन और भी कर सकता है, यहाँ से एक HX और निकाल सकता है और ये बन गया टर्सरी एमाइन। ये मान लीजिए फर्दर और भी रिएक्शन कर गया तो यहाँ से रिमूव तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। इस तरह से ये एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन बोलते हैं, जहाँ पर लगातार क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है और ये एक्सेस ऑफ यदि एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तभी हमें ये इस तरह का एल्काइलेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे CH3NH2 रिएक्ट विथ CH3Cl, तो यहाँ से ये -HCl और CH3NHCH3, ये 2 डिग्री हो गया। यहाँ से फिर एक CH3Cl के साथ और रिएक्शन कर दीजिए तो ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3NCH3 और इसको हमने यदि फर्दर और भी यदि रिएक्शन कर दिया तो NCH3CH3CH3CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमको इस तरह से ये रिएक्शन देखने को मिलती है। सेम इसी तरह से आप एरोमेटिक यदि मान लीजिए एनिलीन है, उसको हमने यदि एल्काइलेशन करते हैं तब भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एरोमेटिक एमाइंस के रूप में जैसे हमने लिया है यहाँ पर NH2 को रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो जैसे लिया यहाँ पर CH3I और इससे ये फॉर्मेशन हो जाएगा
NHCH3, एक CH3 इसके साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और ये HI। फर्दर ये और भी आगे रिएक्शन हो सकता है टू फॉर्म NCH3 का होल ट्वाइस। फिर और भी आगे हम इसको रिएक्शन करा सकते हैं टू फॉर्म ये NCH3 होल 3, ये पॉजिटिव चार्ज और आयोडाइड के साथ ये नेगेटिव मिस साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ट्राई मिथाइल, ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। तो ये था एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन रिएक्शन। तो इसी तरह से आगे एसाइलेशन भी होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन रिएक्शन में प्राइमरी एमाइंस हों या फिर सेकेंडरी एमाइंस हों, बोथ रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म एमाइड। ये एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स यदि आपने प्राइमरी एमाइड लिया है तो प्राइमरी एमाइड ही बनेंगे, सेकेंडरी एमाइड लिया तो सेकेंडरी टाइम के करस्पॉन्डिंग एमाइड्स का ही फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे CH3NH2 ने मिथाइल एमाइड लिया हुआ है, रिएक्ट विथ CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस टू फॉर्म CH3NHCOCH3। ये H यहाँ से और एक क्लोरीन, ये किसके रूप में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे? HCl के रूप में रिलीज हो जाएंगे। तो ये बन गया यहाँ से N मिथाइल इथेनामाइड, 2 कार्बन का कंपाउंड है, CH3CONH और एक CH3 आ गया तो N मिथाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन हुआ। सेम तरीके से यदि आपने सेकेंडरी एमीन लिया हुआ है CH3NHCH3 तो ये भी CH3COCl रिएक्ट विद OH, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे टू फॉर्म HCl और साथ में ये कंपाउंड आ जाएगा आपका CH3N। N यहाँ पर है, एक CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और ये COCH3, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं NN डाई मिथाइल। ये दोनों मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे और CH3CON ये हो जाएगा इथेनामाइड, NN डाई मिथाइल इथेनामाइड। तो इस तरह से इन कंपाउंड्स का हम फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। अच्छा, सेम तरीके से जैसे भी एलिफैटिक देखे, एरोमेटिक भी रिएक्शन कर सकते हैं। एनिलीन लिया हुआ है, इसको हम रिएक्शन कराएंगे ClCOCH3 इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन। ये भी बेसिक नेचर का ही है होता है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से H और Cl तो रिमूव हो गए, ये बचा NCOCH3 मीन्स N फिनाइल और इसके साथ चूँकि एमाइड है तो ये 2 कार्बन का कंपाउंड है इथेनामाइड एंड दिस इज आल्सो नोन एज एसिटानिलाइड। इसको हम एसिटानिलाइड के नाम से जानते हैं और इस कंपाउंड काफ़ी आगे यूज है ये एसिटानिलाइड। तो इसी तरह से ये एसिटिक एनहाइड्राइड भी सेम मैनर में रिएक्शन करेगा। लेकिन टर्सरी जो एमाइंस हैं, टर्सरी एमाइंस में कोई भी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि दोनों के दोनों वो तीनों हाइड्रोजन वहाँ पर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और भी बाकी के एल्काइल ग्रुप के द्वारा। तो इनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ना होने के कारण डू नॉट रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं टर्सरी एमाइंस। तो ये टर्सरी एमाइंस के साथ सिर्फ रिएक्शन नहीं होगी, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेंजॉइल क्लोराइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजॉयलेशन। तो बेंजॉयलेशन
के लिए हमें एरोमेटिक के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं और ये एलिफेटिक दोनों के साथ रिएक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे फर्स्ट हम ये ले रहे हैं एलिफेटिक CH3NH2 प्राइमरी एमाइंस हैं, रिएक्ट विद बेंजॉइल क्लोराइड मतलब ClCO C6H5 या फिर C6H5COCl, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ या तो पायरीडीन या फिर एक्वस NaOH, किसी एक के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन ये हो सकती है। और आगे हाइड्रोजन और क्लोरीन जैसे यहाँ से रिलीज हो जाएंगे टू फॉर्म CH3 और ये हो जाएगा NHCO C6H5, इस तरह से भी बना सकते हैं रिंग के रूप में। तो ये बन जाएगा N मिथाइल और बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइड, तो बेंजोइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरह से ये एनिलीन के साथ भी सेम रिएक्शन हो सकती है, NH2 रिएक्ट विद ये है COCl बेंजॉइल क्लोराइड टू फॉर्म, अभी दोनों जगह पर है, यहाँ से हाइड्रोजन और Cl, इसमें से HCl को रिमूव कर दीजिए, ये प्लस HCl था, यहाँ पर बचा है सिर्फ NH और ये आ जाएगा यहाँ पर COCl प्लस HCl आ जाएगा ये। तो इसका नेम हम लिख सकते हैं N फिनाइल बेंजामाइड। N फिनाइल बेंजामाइड या फिर इसका नाम है बेंजानिलाइड, कॉमन नेम इसका है बेंजानिलाइड, इस नाम से भी इसको लिखा जा सकता है, बेंजानिलाइड के रूप में इसको हम जानते हैं। तो ये रिएक्शन कहलाएगी बेंजोइलेशन और इसके लिए जनरली बेंजोइलेशन ऑफ जो कंपाउंड्स है कंटेनिंग एन एक्टिव हाइड्रोजन जैसे अल्कोहल्स हैं, फिनॉल्स हैं और एमाइंस विद बेंजॉइल क्लोराइड in presence of dilute aqueous NaOH solution is known as Schotten-Bowman reaction। यदि आप एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तब ये रिएक्शन बेंजोइलेशन को ही हम स्कॉटन-बोमैन रिएक्शन, यदि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है एक्वस NaOH, इस प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करते हैं तब इस रिएक्शन का नाम है स्कॉटन-बोमैन रिएक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्कॉटन-बोमैन रिएक्शन। बेंजोइलेशन आप कंपाउंड किसी का भी कीजिए, सभी में यही नेम आएगा, वो चाहे अल्कोहल का हो, फिनॉल का हो या फिर एमाइंस का हो, सभी स्कॉटन-बोमैन रिएक्शन के ही नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इसके बेस फॉर्मेशन एंड इन दिस रिएक्शन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों ही हो सकते हैं, रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू फॉर्म इसके बेस और एनिल्स, इनको हम एनिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिंपल रिएक्शन ही है, जैसे CH3COH रिएक्ट विद प्राइमरी एमीन लेना है, जैसे ये है NH2CH3, तो ये रिएक्शन में H2O, इस H को इधर लिख दीजिए, ऑक्सीजन को इधर, तो यहाँ से ये रिमूव करना आसान हो जाएगा, टू फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड N CH3 प्लस H2O। तो इसे हम इसके बेस के नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने ये एक कंपाउंड लिया हुआ है, एक तरफ CH3C है, डबल बॉन्ड फिर है NCH3, तो ये नाम हो जाएगा इथाइलिडीन और मीथेनामाइन, एक कार्बन का कंपाउंड है एन इथाइलिडीन मीथेनामाइन, या फिर सीधे सीधे इसको इसके बेस के नाम से भी आप लिख सकते हैं। एरोमेटिक भी इसी तरह से रिएक्शन कर सकता है, वो कीटोन के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पर जैसे ये CH3CH2NH2 रिएक्ट विद
CH3 टू फॉर्म, यहाँ से भी ये H2O को रिमूव कर दीजिए, CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। तो ये भी इसके बेस हो जाएगा। और ये पूरा ग्रुप आइसोप्रोपाइलिडीन है, आइसोप्रोपाइलिडीन इथेनामाइन, आइसोप्रोपाइलिडीन इथाइलएमीन या फिर इथेनामाइन, इसको हम नाम रख सकते हैं। तो ये रिएक्शन आप बेंजल्डिहाइड इनके साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, एनिलीन, जैसे कि देखिए ये एनिलीन हमने लिया यहाँ पर NH2 और बेंजल्डिहाइड O डबल बॉन्ड CH, ये बेंजल्डिहाइड है, इसको भी रिएक्शन करेंगे। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करके बाकी जो बचा हुआ है उसको हम प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आता है प्लस H2O। तो ये भी इसके बेसिस, सभी ये इसके बेस के नाम से जाने जाते हैं। और ये जनरली दिस मेथड यूज टू प्रिपेयर, इसके द्वारा हम जैसे इसके बेस हमने बना लिए और ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हेल्प मिलती है, कौन एल्डिहाइड है या नहीं है। तो दूसरे कंपाउंड के साथ यदि मान लीजिए जो टेस्ट दे रहे हैं वो एल्डिहाइड होंगे, यदि कीटोन्स भी है तो कीटोन्स अलग तरह से टेस्ट देते हैं। तो इसको हम बेंजल एनिलीन के नाम से भी जानते हैं और ये एक शॉर्ट फॉर्म में एनिल्स के नाम से इनको बोला जाता है, जो भी इसके बेस हैं दे आर आल्सो नोन एज एनिल्स। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, भी हम बाकी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।